बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा होम्योस्टैसिस वाला चैप्टर। और होम्योस्टैसिस के अंदर जो हमने कंटेंट कवर करना है जो 2019 के सिलेबस में दिया हुआ था, ठीक है, वो हमारे पास होम्योस्टैसिस यानी इसकी डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल पॉसिबल हैं वो, इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम पूरा का पूरा जो किडनीज का और ह्यूमन जो सिस्टम आ जाता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास इससे हट के जो डायलिसिस वगैरह है, ठीक है, उसको आप लोगों ने, या जो इसकी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको जस्ट फॉर द सेफ साइड आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। मैं कोशिश करूँगा अगर हमें जो है ना वो होता है तो हम इसको इसी लेक्चर के अंदर ही जो वो कवर कर लेंगे, ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। बट ये है कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, मगर आपने उसको कवर ज़रूर कर लेना है। चले जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस। तो यहाँ पे ये दो एनिमेशंस जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। और इन एनिमेशंस में आप लोगों को होपफुली आइडिया हो रहा होगा कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है। ये अपने आप को एक, यहाँ पे ये बंदा है, इधर इस तरह ये है, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ, परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट ये है कि एक ट्राई कर रहा है कि अपने आप को, अब थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इधर होती है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इधर होती है, इसी तरह यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो है अपने आप को, जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो होम्योस्टैसिस एक्चुअली नाम ही बैलेंसिंग का है, ठीक हो गया। तो बैलेंसिंग ऑफ व्हाट, बैलेंसिंग किस चीज की, पहली बात है ह्यूमन के अंदर बैलेंसिंग ऑफ एवरीथिंग दैट, आप ये कह सकते हैं कि टू सस्टेन द ह्यूमन, आप कह सकते हैं जो पूरा का पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन का एक जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी इसके अंदर जो लिविंग बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या चीजें आ सकती हैं, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ ह्यूमन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक हो गया, बायोलॉजिकल सिस्टम। ना बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या आ जाता है, याद रखना है आपने कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आ जाएंगे, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह होते हैं, अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक हो गया। तो एक्चुअल में उन सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करना, एक बैलेंस फॉर्म में लेके चलना। मैं आगे आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। हमने जितना भी फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ा है, ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं वहां से आप लोगों को होम्योस्टैसिस की एग्जांपल मतलब निकाल के दूं, ठीक है। मैंने कोशिश तो की है वैसे, मगर इंशाल्लाह आप लोगों को होपफुली जैसे ही हम होम्योस्टैसिस की एग्जांपल पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार, यहाँ पे भी हमारे पास होम्योस्टैसिस थी जो हमने पीछे पढ़ी थी, लाइक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो होम्योस्टैसिस वगैरह आएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो यू शुड हैव इन योर माइंड डेफिनेशन ऑफ द होम्योस्टैसिस, ठीक है। इसको बाय द वे कहते हैं होम्यो, हम कह देते हैं सेम, ठीक हो गया। स्टैसिस जो होता है ये एक जो रुकी हुई चीज होती है, ठीक है, यानी एक साकन चीज है, ठीक हो गया। स्टैटिक जिसे आप कह सकते हैं, तो सेम स्टैस यानी स्टैटिक यानी सेम जो है वो कंडीशंस का रहना, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं सेम कंडीशंस, ठीक हो गया। नो, अब हमारे पास जो बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो मैं इसको अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जी प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल environment, prevention of या protection of internal environment from the harms of fluctuation in the external environment, ठीक हो गया। अब फ्लक्चुएशन क्या है जी, ठीक हो गया। तो हमारे पास याद रखना है
जो प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उनको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखिए ये फर्ज करें इसी को ही ले लेते हैं, ये भाईजान जो है ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ये फर्ज कर लें ये क्या है, ये इन्वायरमेंट है, ठीक हो गया। तो अब इन्वायरमेंट में ये क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। चेंज को हम क्या देते हैं, फ्लक्चुएशन, इंग्लिश में सिंपल। ये फ्लक्चुएशन हो रही है और इस फ्लक्चुएशन के रिजल्ट में दैट पर्सन इज एक्चुअली मेंटेनिंग या परफेक्शन कर रहा है, ताकि ये ना हो कि ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है या जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन है ये इसको कोई गिरा ना दे, यानी इसको कोई डैमेज ना कर दे। तो इसलिए जो ह्यूमन है ये क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इंटरनली भी कह सकते हैं और एक्सटर्नली भी कह सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल्स के थ्रू आगे चलते हैं तो आप लोगों को क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, अच्छा इसमें दो तीन चीजें एग्जांपल्स को कंटिन्यू करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, और वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये एक चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ये नम्स के अंदर जो है या एफएमडीसी के अंदर जो है वो ये नॉर्मली एफएमडीसी में ये एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया हुआ है। तो आपने याद रखना कि इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर वेरिएबल्स, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर है, वाटर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। इसको मैं एक और तरह से भी कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो स्टिमुलाई है। नाउ अब स्टिमुलाई में भी इंटरनल, स्टिमुलाई में भी एक्सटर्नल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई दैट कॉज चेंज, ठीक हो गया। हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर, नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिक जो हमारा है उसके अंदर भी हम जाके पढ़ेंगे इसको कि स्टिमुलस क्या होता है, दैट ब्रिंग्स द चेंज, ठीक है, ब्रिंग्स द चेंज, ठीक हो गया। अब इंटरनली हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल में ही कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, या हमारे पास कोई इंटरनली चेंज आए जिसकी वजह से क्या हो कि जो बॉडी है वो डैमेज में जाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या करना, एक तरह से प्रोटेक्ट करना। अच्छा एक्सटर्नली भी हो सकता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास, अब उसमें दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। बुक में डायग्राम एक बनी हुई, मैं उसी के थ्रू ही आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो मैं कह देता हूँ ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास है जी बॉडी, या ह्यूमन बॉडी कर लेता हूँ मैं इसको, मैं कहता हूँ कि जी लेट्स सपोज ये ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी का जो एग्जैक्ट पेट टेम्परेचर है, ठीक है, चैप्टर जो हमारा 15 है होमियोस्टेसिस का, इसमें जब हम थर्मोरेगुलेशन में पहुंचेंगे तो वहां पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, जिसमें उसने थर्मोरेगुलेशन को जो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो हम करेंगे भी यहाँ पे भी। तो उसके हवाले से वो कहता है कि जी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.1 डिग्री टू 37.8 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है। ये आपने वैल्यू जो है वो याद रखनी है, बिकॉज इट इज द वैल्यू दैट इज गिवन इन द, आप कह सकते हैं इन योर बुक, ठीक है। तो इसलिए वो नॉर्मली बुक की वैल्यू को ही फॉलो करेगा। तो 36.1 डिग्री टू 37 पॉइंट, अब 36.1 डिग्री क्या है, ये मिनिमम है, और 37.8 क्या है, ये मैक्सिमम है। यानी मिनिमम मैक्सिमम जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये मैं कह देता हूं इंटरनल, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी आपका वेदर, लेट्स सपोज, ठीक है। अगर आजकल हम बात करेंगे तो आपको पता है कि देयर इज हाई टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द समर। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज जो है वो तकरीबन कोई 40 तक पहुंच जाता है, ठीक है, इवन 50 तक भी पहुंच जाता है, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह 55 डिग्री तक भी चला जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन विंटर, सर्दियों की अगर हम बात करेंगे तो उस सूरत में आपको पता है कि टेम्परेचर जो है हमारे पास 15 डिग्री तक, 25 डिग्री तक जो है वो चला जाता है। इसी तरह अगर हम जो है जो एरियाज हैं जो लो टेम्परेचर के एरियाज हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास जो है वो मरी से आगे हम निकल जाते हैं तो वहां पे आपको पता है स्नोफॉल होती है, तो वहां पे इवन 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो है वो चला जाता है।
अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन, हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर यू कैन क्लियरली सी कि इन विंटर इट्स गोइंग लो, वेरी लो इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे अगर हम समर की बात करते हैं तो ये 40 से 45 डिग्री तक, ये 50 डिग्री तक जो चला जाता है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, यहाँ 0 से फ्लक्चुएट करके चला जाता है कहाँ पे, 50 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास क्या होती हैं, ठीक है, इसको मैं क्या देता हूँ कि इन्वायरमेंट के अंदर। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में मैंने कहा भाई मिनिमम 36.1, मैक्सिमम 37.8, इस नैरो रेंज, ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, नैरो रेंज कह लें या नैरो फ्लक्चुएशन कह लें। ये जो नैरो फ्लक्चुएशन है या जो नैरो रेंज है, ये नैरो रेंज से अगर मजीद इधर कम होगा टेम्परेचर या 37.8 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये एक चीज आपने याद रखनी है, होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अक्सर पढ़ा रहा होता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो माइंड में होता है कि सर हम जब डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो वहां पे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 100 होता है, ठीक है, तो वो 100 पे, वो 100 फॉरेनहाइट होता है, ये याद रखना है, ठीक हो गया। इसमें जो है हमारे पास जो 37 पॉइंट है, ये एक्चुअल में डिग्री में जो है वो आ रहा होता है। तो 100 अगर हम डिग्री लेंगे ना सेल्सियस, तो इसमें आपको पता है कि वाटर जो है वो बॉयल होगा। तो अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर 100 पे चला जाता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बल्कि इनफैक्ट लग पता जाएगा कि 100 डिग्री पे क्या होता है। सही हो गया, वाटर बॉयल होता है तो फिर आप भी बॉयल ही होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज माइंड में रखनी है कि यहाँ पे सेल्सियस है। खैर, तो यहां से अब फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लक्चुएशन हमारे पास यहां से, यानी ये हमारे पास जो है वो आ रही होती है ब्रॉडर, यहाँ पे क्या आ रही होती है, नैरो। तो अब ये जो चेंज होता है, दैट चेंज अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, एंड ड्यूरिंग अफेक्शन, यानी जब वो अफेक्ट कर रहा होता है तो उस सूरत में जो ह्यूमन बॉडी है वो फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ठीक हो गया, उसको सेंस करती है और उसका फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। जब उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगी तो उस सूरत में क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी अपने टेम्परेचर को इसी रेंज में सेट रखेगी, ठीक हो गया, इससे आगे पीछे मूव नहीं करने देगी। खैर, आगे मूव करते हैं। तो अब ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाली जो चीज लिखी है मैंने कहा जी 36.1 डिग्री टू 37.8 डिग्री, ये बताने का मकसद ये था इसका कि दैट इज सेट पॉइंट, that is ideal, normal value of variable that is previously set are stored in memory। अब ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ये सेट है, ये इसको हम कह सकते हैं ये सेट पॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। इसी तरह जितने भी बाकी मैकेनिज्म्स है या बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, उनका भी एक सेट पॉइंट होता है। ये नहीं होता कि जी सेट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा, नहीं, सेट पॉइंट हमेशा ह्यूमन बॉडी का एक नैरो रेंज के अंदर रहेगा और वो डिसाइडेड होगा। हम आगे एग्जांपल लेते हैं तो आपको मजीद पता चल जाएगा इसका। अच्छा जी, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये अब आ रहा है, 3 मेजर हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो स्टिमुलाई था, जिसको हमने कहा था कि जी स्टिमुलाई इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, हाउ आवर बॉडी डिटेक्ट दैट स्टिमुलाई दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, बॉडी जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है। सो वी ऑल नो दैट हियर कम्स नर्वस सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स, यानी जिसमें हमारे पास बॉडी के सेंसर्स है। वो बॉडी के सेंसर्स क्या करते हैं, ये एक्चुअल में सेंस करते हैं उस चेंज को, उस स्टिमुलाई को, ठीक हो गया। और वो सेंसर हमारे पास आप कह सकते हैं डिटेक्ट चेंज वेरिएबल एंड फीड इंफॉर्मेशन बैक टू द कंट्रोल सिस्टम, यानी ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसको जो है वो फॉरवर्ड कर देता है किस तक, कंट्रोल सेंटर तक, ठीक हो गया। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है जी, कंट्रोल सेंटर हम कह सकते हैं हमारे पास ये इस रिसेप्टर से आने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटीग्रेट करता है। तो व्हाट वी कैन से दैट कंट्रोल सेंटर इज आल्सो इंटीग्रेटर। नाउ इंटीग्रेटर या कंट्रोल सेंटर इंटीग्रेट यानी पुट्स इन टुगेदर डाटा फ्रॉम सेंसर
एंड स्टोर्ड सेट पॉइंट, ठीक है, डाटा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे चेंज हुआ, लेट्स सपोज चेंज को रिसेप्टर ने सेंस किया और भेज दिया किस तक, कंट्रोल सेंटर तक। जब कंट्रोल सेंटर तक भेजा, कंट्रोल सेंटर ने क्या करना है, पहले मेमोरी देखनी है उसने, क्या मेरे पास मेमोरी के अंदर कोई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो मैंने सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है, जो मैंने सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग रखनी है। फिर वो क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर उस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। उस लिहाज से डाटा को एनालाइज करेगा, डाटा को एनालाइज करने के बाद जो है वो फर्दर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। और दैट हियर कम इफेक्टर, यानी कंट्रोल सेंटर फिर जो है यानी रिसेप्टर बताता है कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर बताता है इफेक्टर को, और ये क्या करता है, इट इज द मैकेनिज्म दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द वेरिएबल हीटिंग, कॉइलिंग एंड सो ऑन। इस तरह से अब हमारे पास जो है ये जो तीनों चीजें हैं, यानी मैंने क्या लिखा पहले, रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद हमारे पास आ रहा है कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर के बाद मेरे पास आ रहा है जी इफेक्टर, और उसके बाद ये अगेन तो ये एक साइकिल चलता है। इस पूरे को, इसके अंदर तीनों चीजें आ जाती है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। कीप इन माइंड what I have written, control system. I'm not writing control center. You must have that difference in your mind that the control center is different from control system. Why I'm writing, because the MCQ comes here कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक हो गया। तो कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम कौन से, नंबर 1, या दूसरा आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ, इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सिस्टम, सॉरी, ठीक हो गया, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो उसमें आप बता सकेंगे अगर रिसेप्टर, अब इसमें देखो रिसेप्टर को सेंसर भी कहा हुआ है उसने, कंट्रोल सेंटर को इंटीग्रेटर भी कहा हुआ है, ये ना हो वहां पे उसने जो है लिखा हो रिसेप्टर लिखा हो या उसकी जगह सेंसर लिखा हो। आपने इन तीनों को माइंड में बिठा लेना है, और इन तीनों के अलावा हट के जो हमारे पास अगर कोई चीज होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास कंसीडर किया जाएगा कि ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है ये एक लेट्स सपोज सेट पॉइंट है। अब इसमें क्या होता क्या है कि स्टिमुलस क्या करेगा, चेंजेस प्रोड्यूस करता है, हमने कहा दैट इज सेंस्ड बाय रिसेप्टर, सेंसेस क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। इनपुट जो है इंफॉर्मेशन सेंड अलोंग, अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, प्लीज केयरफुली रिमेंबर दीज वर्ड्स, ये लिखा हुआ है एफरेंट, यानी रिसेप्टर एफरेंट के थ्रू, एफरेंट पाथवे के थ्रू, ठीक है, क्या कर रहा है, मैसेज को भेज रहा है किस तक, कंट्रोल सेंटर तक, और कंट्रोल सेंटर इफरेंट पाथवे के थ्रू इफेक्टर तक भेजता है। तो कीप इन माइंड एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है द मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर इज मूव थ्रू कौन से पाथवे, एफरेंट पाथवे या इफरेंट पाथवे। वो आपसे पूछ सकता है कि द इंटीग्रेटर और द कंट्रोल सेंटर व्हेन जनरेट इंफॉर्मेशन और to want to activate effector,
the pathway that is used by this will be efferent afferent। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए हमारे पास कि जो efferent और afferent पाथवे है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक हो गया, ओके। अब देखते हैं यहाँ से इफेक्टर, इफेक्टर जो है वो आगे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और सो ऑन। अब इसमें रिसेप्टर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। Now, this is control system and that is actually controlling the body for the maintenance of homeostasis। अब जो रिसेप्टर है हमारे पास, रिसेप्टर में क्या क्या चीजें आ जाते हैं, लाइक हमारे पास जो सेंसरी सेल्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आईज रिसेप्टर्स में आ जाती हैं, यानी हमारे पास जितनी भी सेंसेस हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नोज है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास टंग है, स्किन हमारे पास जो है वो आ जाती है, ठीक हो गया। ईयर्स ओके। तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि हमारे पास जो होमियोस्टेसिस है दैट इज मेंटेन्ड बाय रिसेप्टर। ठीक हो गया, रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड जो कंट्रोल सेंटर के तौर पे कंसीडर किया यहाँ भेजा जाता है, फिर इफरेंट पाथवे को वो हैंडल करेगा और उसके थ्रू एफेक्टर तक भेजेगा। और एफेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है वो आप कह सकते हैं कि जो एक तो आपका केमिकल सिस्टम है, यानी केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी मैं इसको कह दूं ग्लैंड्स। दूसरा हमारे पास मसल्स, ठीक है, इनको कंसीडर किया जाता है कि ये अफेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर रिसेप्टर्स, व्हाट आर कंट्रोल सेंटर एंड व्हाट आर जो है वो इफेक्टर्स। ठीक हो गया, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो इफेक्टर है उसकी एग्जांपल क्या है, वो आपको ग्लैंड दे देगा, हो सकता है नोज दे दे, स्किन दे दे, ईयर्स दे दे, ठीक है, इधर से ब्रेन दे दे, हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इफेक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, रिसेप्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोल सेंटर। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग चल रही है किस चीज के हवाले से, देखिएगा। लेट्स सपोज मैं अभी आपको पीछे बता के आया हूँ कि 36.1 डिग्री टू 37.8 डिग्री सेल्सियस, ये है जी ह्यूमन बॉडी का सेट पॉइंट। ठीक हो गया, ये बैलेंस कह लें या इसको सेट पॉइंट कह लें, जो आइडियल है उस स्पीशी के लिए। लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के लिए आइडियल सिचुएशन है, इन दीज आइडियल सिचुएशन ह्यूमन बॉडीज मेटाबॉलिज्म और ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन कैन इजीली बी परफॉर्म्ड। नाउ अब क्या हुआ कि बैलेंस हमारे पास इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस, अब स्टिमुलस क्या है, लेट्स सपोज वो कहते हैं जी बॉडी टेम्परेचर राइजेस। टेम्परेचर क्या हुआ, समर है जिस तरह आज कि टेम्परेचर इन्वायरमेंटल यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या हुआ, राइज किया। अब आपको पता है हीट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो एरिया, तो अब क्या होगा कि देयर मस्ट बी अ चांस कि बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाए, इंक्रीज होना शुरू हो जाए। सो व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होता है, रिसेप्टर, ठीक है, क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं। अब रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, स्किन में और ब्रेन के अंदर। ब्रेन, स्किन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं,
ठीक हो गया, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, जो सेंस कर रही होती है। इसी तरह ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आपको पता है, हम नर्वस सिस्टम के अंदर जाके पढ़ेंगे, हमारा थर्मोस्टेट होता है एक, ठीक है, जिसको आपको याद होगा हाइपोथैलेमस हम कहते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट जो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है, सॉरी बैलेंस कह रहा हूं, जो एक्चुअल में सेंस कर रहा है कि चेक एंड बैलेंस देख रहा है, ठीक है, कि अच्छा जी ये जो है ना ये देखो चेंज हो ही जा रहा है ना। अब क्या हुआ कि वो जो रिसेप्टर था, अब उस रिसेप्टर को भेजा जाएगा टुवर्ड द कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन, ठीक हो गया। मैंने कहा था पाथवे याद रखनी है, ये पाथवे। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल सेंटर पे उसको डील करेगा कि अगर टेम्परेचर हाई है तो ये क्या करता है, इफेक्टर्स तक भेज देता है। अब इफेक्टर्स में हमारे पास ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में क्या होगा कि जो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपको बताया कि जब स्वेटिंग यानी इवेपोरेशन होती है, ठीक है, इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर राइज हुआ था वो कम होना शुरू हो जाएगा, नंबर 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्दर, एक हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, एक को हम कह देते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड एक हमारे पास होती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको कम किया जा रहा है। शिवरिंग क्या होती है, शिवर करना, बॉडी का शिवरिंग, आप कांपना एक तरह से, यानी बॉडी क्या करती है, उसके मसल जो है ना ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और उन कोलिजन से टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टेम्परेचर रेज हुआ, ठीक है, यानी मसल्स की कोलिजन से, उसको हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मतलब शिवरिंग शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग, ठीक है, शिवर थर्म हीट जेनेसिस जनरेशन। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इसमें हम आएगा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसको कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, एक तो मैकेनिज्म हुआ ना कि स्वेटिंग स्टार्ट होगी, दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, तीसरा मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो जाता है और इसको हम कहते हैं वेजो डायलेशन, ठीक हो गया। क्या कहेंगे इसको, वेजो डायलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स है ना उनका क्या कर जाना, डायलेट कर जाना। व्हेन ब्लड वेसल्स डायलेट, तो याद रखना कि ब्लड वेसल्स के डायलेट करने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर क्या होता है कि जो हमारी स्किन है ये बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम नरम सी जो है वो होती है, और अगर हम बात करते हैं इन विंटर यानी सर्दियों में, सर्दियों में क्या होता है थोड़ी सी सख्त होती है, स्टिफ होती है, ठीक है, हार्ड सी होती है। तो अब वो जो क्यों हो रही होती है उसकी रीजन क्या होती है कि वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेट करना, इससे हीट जो है ना वो क्या होती है, रेडिएट होती है, स्किन से हीट रेडिएट होती है, और यानी ब्लड वेसल जो स्किन की सराउंडिंग्स में होते हैं ना वहां पे आके ब्लड वेसल से वो हीट को रिड्यूस कर रिलीज करते हैं बॉडी से, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रह सके, बैलेंस रह सके। उस सूरत में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, एंड यहाँ से जो इनबैलेंस हुआ था उसको दोबारा से क्या कर दिया रहेगा, बैलेंस कर दिया रहेगा, ठीक हो गया। ये तो था कि जिस सूरत में टेम्परेचर राइज करता है। अच्छा, अगर टेम्परेचर लो हो, अब यहाँ देखें स्टिमुलस है, टेम्परेचर फॉल यानी टेम्परेचर लो हुआ, अगेन इम्बैलेंस हुआ। इस सूरत में क्या होगा, इस सारे मैकेनिज्म का उल्टा हो जाएगा, रिसेप्टर क्या करेंगे, सेंस करेंगे, कंट्रोल सेंटर तक उस इंपल्स को भेजेंगे, ठीक है। कंट्रोल सेंटर के बाद कंट्रोल सेंटर के बाद जो अब इफेक्टर ने स्टार्ट करना है वो क्या है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह शिवरिंग के अलावा यहाँ पे वेजो डायलेशन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। क्या स्टार्ट हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट की करती है, उसके रीजन क्या होती है कि ब्लड वेसल जब इतने रीजन से ये थोड़ी सी इस तरह कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, आपको पता है कि जब एक पाइप जिसमें एक एक जो फ्लो जा रहा है फ्लूइड का, लिक्विड का, अगर उस पाइप को थोड़ा तंग कर देंगे
तो उस पाइप का जो फ्लो है वो तेज हो जाएगा। तो एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन का पर्पस क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है उसको ज्यादा करना, ठीक है, इंटरनली, ठीक हो गया। और दूसरा क्या होता है कि हीट को रेडिएट होने से बचाना। तो अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर सॉरी कम होता है बॉडी का इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, उस सूरत में क्या होता है कि बॉडी सेंस करती है और सेंस करके शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट कर देती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के साथ क्या करती है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, ठीक हो गया। और उस सूरत में क्या होता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है ये हमारे पास करना शुरू हो जाता है, ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, बल्कि मेटाबॉलिज्म की जगह हम लिखेंगे कैटाबॉलिज्म बिकम्स हाई, ठीक है। कैटाबॉलिज्म भी ज्यादा रहता है, यानी मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेक डाउन है वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना एंड रिलीज करना किस चीज को, हीट को, ठीक है, दैट एक्चुअली क्या करेगी, उस कम हुए हुए टेम्परेचर को ज्यादा करके बैलेंस कर देगी, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या क्या कह देंगे, सिंपली थर्मो रेगुलेशन, इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप जरा, ये हमारे पास होम्योस्टेसिस के अंदर ही एक कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये है क्या जी, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये चल रहा है वाटर बैलेंस, ठीक है। अब इस वाटर बैलेंस में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कि याद रखिएगा हमारे पास जो वाटर हमारे पास हुआ, डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, वाटर के डिस्टर्ब होने की वजह से, यानी हमारे पास लाइक किस तरह से टू मच सॉल्ट या स्वेटिंग हुई, ठीक हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड जो है हमारे पास क्या हो गया, लो हो गया। अब जो हमारे पास वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी जो हमारे पास क्या हुआ है, या ब्लड जो है हमारे पास क्या हुआ, कम हुआ है, दैट इज सेंस्ड बाय ब्रेन। ब्रेन में हमारे पास याद रखिएगा जो टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है, देख रहा होता है, वही जो है ना वो देख रहा होता है कि इसको वाटर के बैलेंस को भी, उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है ब्रेन में, ठीक है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा, उस लो जो वाटर कंटेंट है इसको सेंस करेगा, और ब्रेन यानी ये खुद से प्रोड्यूस करता है क्या चीज, एक हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ADH, स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक हो गया, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन ये क्या करेगा। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये हम आगे इसी चैप्टर की हिस्सा है, आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि वो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे पास क्या करता है कि ये एक्चुअल में वाटर को कंजर्व करता है, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द किडनी, ठीक हो गया। ये एक्चुअल में हम आगे नेफ्रॉन का पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं CT या CD, यहाँ बता रहा हूँ वहां भी बताऊंगा, मगर आपने दोनों जगह जो है वो याद रखनी है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसको कहेंगे या कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इसको कहा जाता है। अच्छा, अब हमारे पास इस सूरत में क्या होता है कि जब ADH जो है वो हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर उस CT यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट से मैक्सिमम ऑफ द वाटर जो है उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उस सूरत में क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, इसके बरक्स, ठीक है, इसका जो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है वो क्या है, यहाँ देखें। अब वाटर कंटेंट हमने क्या हुआ, टू मच वाटर ड्रंक, यानी आपने बहुत सारा पानी पी लिया, अब बॉडी में क्या हुआ, वाटर कंटेंट हाई हो गया, ठीक है, ब्लड के अंदर, हाइपोथैलेमस उसको सेंस करेगा और ADH की प्रोडक्शन कम कर देगा, ठीक हो गया, और उसे लो वॉल्यूम ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी, यानी वो जो ADH है वो CT से, ठीक है, और CD से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम कराएगा, जिस सूरत में जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा और हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। नाउ हियर कम नंबर ऑफ MCQs यू हैव मस्ट इन योर माइंड, लाइक बहुत सारे पूछे बोर्ड उसमें, सॉरी एंटिटेस में जो आ चुके हुए हैं, सारे एंटिटेस में आ चुके हुए हैं, नॉट ओनली इन UHS ऑल्सो इन नम्स FMDC ईटा, ठीक है, सिंध का जो टेस्ट होता है वहां पे भी, ठीक है, और जो बलूचिस्तान में होता है वहां पे भी। तो अब उनमें क्या क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, वो कहता है कि जी ADH कम होता है, ठीक है, तो यूरिन जो है ये कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड होगा,
अब आपको पता होना चाहिए कि एडीएच के कम होने की वजह से, ठीक है, यहाँ एडीएच के कम होने की वजह से यूरिन क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, ये एरो इस तरह से, तो मैं इसको लिख देता हूँ, एडीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूरिन कंसंट्रेशन, यानी एडीएच, इफ एडीएच इज हाई यूरिन विल बी लो, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी लो, एंड इफ एडीएच इज लो कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी हाई, ठीक हो गया, दैट शुड बी इन योर माइंड। क्या हो रहा है, वाटर का बैलेंस, दैट इज व्हाट, होम्योस्टैसिस, यानी वाटर की कंजर्वेशन चल रही है अगर हमारे पास ये केस आता है, ज्यादा आता है या कम आता है। अच्छा आगे चलते हैं, अब ये बड़ी रिनोन डायग्राम है और आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम आपको पता है कहां से है, ठीक है, चैप्टर जो आपका बायो एनर्जेटिक्स वाला आपने पढ़ा था, ठीक है, तो बायो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बायोएनर्जेटिक्स जो है इसमें होम्योस्टैसिस कहाँ पे आ गई। जब आपको मैंने वहां बायोएनर्जेटिक्स पढ़ाया था तो बायोएनर्जेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, ये देखिए आप जरा, ये ग्लाइकोलाइसिस क्या, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, उसके बाद ये पायरुविक एसिड के बाद एसीटाइल को है, फिर क्रैब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन डाउन। मैंने बताया था कि भाई ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये ऐसे नहीं होता कि जी ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई है तो फिर ये हो ही रहती है, क्रैब साइकिल चल रहा है तो ये होता ही रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि सिट्रेट सॉरी एनएडीएच अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये इनहिबिट करता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को, एटीपी ज्यादा बन जाएंगे, ये भी इनहिबिट कर देंगे, तो उस रूप में रिजल्ट क्या होगा, इधर से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, इधर से ऑक्सीडेशन और पायरुविक एसिड स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह अगर सिट्रेट यहाँ कम हो गया तो ये एक्टिव कर देगा जाके किसको, इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, अगर एटीपी कम हुए बॉडी ने ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर दी, ज्यादा हुए उसने रोक दिया अपने आप को, ठीक है, ये चीज देखो, ठीक है, ये वाली। इसी तरह हमारे पास एनएडीएच है, कम होगा उसका क्या इफेक्ट होगा, ज्यादा होगा उसका कम, तो एक्चुअल में ये क्या चल रहा है, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर होम्योस्टैसिस जो है वो चल रही है, बैलेंसिंग चल रही है, ठीक हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, अब यहाँ देखिएगा, ये एग्जांपल भी आपने पढ़ी होगी, लेट्स सपोज आप जो है वो केक खा रहे हैं, ठीक है, और जो है उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जी आपको बताया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लेवल राइज होता है तो बीटा सेल्स, आपको याद होगा कि जो हमारे पास जो पेंक्रियाज है, ठीक है, ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर जो है वो दो तरह के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, वन इज एसिनार सेल्स जो कि पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, और दूसरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फा, दूसरे होते हैं बीटा। अल्फा प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन, बीटा प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। तो ग्लूकोज जब हाई होगा, बीटा सेल इन पेंक्रियाज रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड। इंसुलिन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को पकड़ेगी, बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देगी, जो बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, और पकड़ेगी और उसको लिवर के अंदर भेज देगी, और लिवर के अंदर उसको ग्लाइकोजन के अंदर जो है उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक हो गया। यानी अगर ग्लूकोज लेवल हाई होता है, इंसुलिन उसको कैप्चर करके कम कर देती है, यानी इसको आप सिंपल ये कह लें कि इंसुलिन ब्लड के अंदर जो है ना, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक, और इसने देखा ये नॉर्मली चलता रहेगा, ठीक है, देखता रहेगा, ग्लूकोज लेवल भी हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो मौजूद रहेगा। जैसे ही उस नॉर्मल से ज्यादा होना है ना, इंसुलिन ने उसको सेंस करना है, ठीक है, इंसुलिन उसको क्या करेगी, सेंस करेगी, जो सॉरी पेंक्रियाज उसको क्या करेगा, सेंस करेगा, ठीक है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है कि भाई देखो जो हमारे पास अल्फा सेल्स बीटा सेल्स है, ये देखेंगे ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है भाई, तो उसको क्या करो जी, इंसुलिन को प्रोड्यूस कराओ, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देगी, क्या हो गया, होम्योस्टैसिस हो गया। इसी तरह अब अगर ये केस हो, ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है जी, यहाँ देखें, यहाँ जहाँ मैं कर्सर कर रहा हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए तो ये स्टिमुलस क्या है, आपने बहुत देर तक खाना ही नहीं खाया, ठीक है, आपको खाना ही नहीं मिला या घर वालों ने खाना ही नहीं दिया, ठीक है, तो लेट्स सपोज आप जो है ना वो 2 दिन से भूखे हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है,
कि आपकी बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है वो इसको सेंस करेगा कि भाई जी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो अल्फा सेल्स को एक्टिव करके वो क्या करेगा, जितना भी जो है अल्फा सेल से ग्लूकोगोन प्रोड्यूस करा के, तो वो जितना भी ग्लाइकोजन होता है ना, ये उस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, तोड़ देगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और लिवर से फिर क्या होगा, ग्लूकोज है वो रिलीज किया जाएगा, प्रोड्यूस करता रहेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर जो लिवर है, ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, बॉडी के ग्लूकोज लेवल को जो है वो क्या कर रहा होता है, इनहांस कर रहा होता है। तो कम होगा, ठीक है, तो इनहांस किया जाएगा, ज्यादा होगा तो उसको कम किया जाएगा। ये क्या है, होम्योस्टेसिस, एक सेट पॉइंट से चेंज का होना। ठीक हो गया। ये क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के थ्रू जो ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग। अच्छा आगे जाते हैं। अच्छा यहाँ देखिएगा जरा, ठीक है, इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपको पता है कि पीएच ज्यादा होती है, ठीक है, पीएच ज्यादा होती है तो ये अल अल्कलाइन हो अल्कलाइन हो जाता है या बेसिक हो जाता है। और पीएच अगर कम हो ये ज्यादा है, और अगर कम हो आपको पता है दैट मूव टुवर्ड एसिडिक। अब यहाँ पे वो कहता है कि एसिड बेस होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब हो सकती है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, लाइक जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बनना शुरू हो जाता है, डिफरेंट जितने भी, ये जो आपने देखा होगा जब भी यू विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर फर्स्टली आस्क गो फॉर दिस टेस्ट, गो फॉर दिस टेस्ट, डू गो फॉर दिस टेस्ट। वो आपके ब्लड का टेस्ट नॉर्मली हर सूरत में लाजमी करवाता है, वो पीएच देखता है, वो बाकी अदर कंपोनेंट्स को देखता है, ठीक है। अच्छा अगर वो पीएच को नहीं देख रहा, लाइक अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, वैसे अमोनिया प्रोड्यूस होता है मगर उसको अमोनिया साइकिल के थ्रू जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ठीक हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी अंदर ही जो है वो बना हुआ है हमारे पास। अच्छा अब जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो यूरिया बना, ठीक है, याद रखना ये जो यूरिया बना है किससे बना है, अमोनिया से बना है। अगर बॉडी में अमोनिया रह जाएगा ना तो बॉडी का जो पीएच लेवल है वो हाई हो जाता है, और इतना हाई हो जाता है कि वो बॉडी के लिए नुकसानदेह, बेसिक इतना इन्वायरमेंट हो जाएगा कि बॉडी के लिए नुकसानदेह। अब जो सिचुएशन है जिसमें पीएच ज्यादा हो जाती है उसको हम क्या देते हैं जी, सिंपली आप कह सकते हैं अल्कलोसिस। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करती है जी, ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, स्टिमुलेट ब्रेन एंड आर्टेरियल रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं। अब ये आपको किससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, आपके सीधे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से जो अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा वही सिनेरियो आ रहा है कि रेस्पिरेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो, ज्यादा हो जाएगी, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा, दैट लीड्स टुवर्ड पीएच डाउन। ठीक, तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई वो जो पीएच, जो जो कार्बोनिक एसिड बनता था वो ब्लड सेल से निकल के बाहर चला जाता था, रेड ब्लड सेल से, और वहां जाके वो टूट यानी बाइकार्बोनेट में टूट जाता था। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा। तो अब यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब कार्बोनिक एसिड की प्रोड्यूस होने की वजह से, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड के रिजल्ट में क्या होगा कि पीएच हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो पीएच हाई होने के रिजल्ट में पीएच को डाउन इस तरह से कराया जाता है, यानी आप अंदाजा करें कि एसिडिक बेसिक इन्वायरमेंट को रेस्पिरेशन के थ्रू उसको क्या असिस्ट करवाया जाता है। अच्छा आगे देखें जरा, अब यहाँ देखें, अब ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि पीएच जो है हमारे पास डाउन हो रही है, पीएच डाउन। जब पीएच हुई डाउन, पीएच के डाउन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है पीएच के डाउन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि एसिडोसिस हो जाती है, यानी एसिडिटी आप कह सकते हैं, ब्लड के अंदर जो वो एसिड जो वो ज्यादा हो गया। When in blood the acid is going higher, आपको पता है pH is going down, अब ये उसका उल्टा प्रोसेस है, उसमें रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी। रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर लिया जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो कार्बोनिक एसिड कम बनेगा, दैट लीड टुवर्ड द इंक्रीज इन पीएच, causing again homeostasis of the acid base environment। ठीक हो गया, दैट एग्जांपल मस्ट बी इन योर माइंड। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा जरा, ये बड़ी मजे की एग्जांपल है। इसमें अब आपका
जो है ना 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना है उससे जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां से, फिर आपका क्लियर होना है इम्यूनिटी वाले रीजन से भी, ठीक हो गया। खैर कैसे होता है जी, और यहाँ देखिएगा ये हीमोरेज आपको पता है कि अगर कोई हमारे पास लेट्स सपोजिए ब्लड वेसल है, इसमें जो है ना वो क्या हो गया, काट लग गया, ठीक। जब हीमोरेज होता है ना तो इमीडिएटली सेंसर्स के थ्रू ब्लड प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, कम, ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। ब्लड प्रेशर के कम होने की रीजन क्या होती है कि कार्डियक आउटपुट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेंट्रिकुलर फंक्शन भी कम हो जाता है। अब इसमें आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि अक्सर औकात फैमिली वगैरह के अंदर या अक्सर लोग होते हैं वो थोड़ा सा ब्लड देखा, थोड़ा सा कुछ उनको हल्का सा भी, यानी ब्लड फोबिया जिनको होता है, थोड़ा सा ब्लड देखा और बस जनाब उसके बाद बेहोश हो गए। तो वो रीजन क्या होती है, उसमें उनका हार्ट वर्ड यानी वो जो कहते हैं ना दिल डूब गया है, वो एक्चुअल में उनकी कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, वेंट्रिकुलर फंक्शन कम, यानी वेंट्रिकल्स की आउटपुट जो है, यानी वेंट्रिकल ने ब्लड को जो पंप करना है पूरी बॉडी तक, वो क्या कर देता है, कम कर देता है। अब जब ब्लड कम होगा उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास सेंसर्स होते हैं, यानी हिमोरेज हुआ उसका रिजल्ट ये हुआ और ये आ गया। अब ब्लड प्रेशर का कम होना, ठीक है, अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, यानी वो जो जिसको ब्लड फोबिया फर्ज करे, उसने ब्लड को देखा या उसने देखा तो वो पहले तो बेहोश हो गया ना, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसको होश आता है और इधर उधर देखते हैं, हाँ जी हाँ जी चले मैं जिंदा हूँ। अब वो जब एक नॉर्मल सिचुएशन से, यानी एक हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि जिसके अंदर ब्लड प्रेशर उसका कम हो गया था, हार्ट आउटपुट कम हो गई थी, वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना बहुत कम कर दिया था, और उस सूरत में उसका दिल बेचारे का डूब गया, दिल डूबने की वजह से वो खुद भी डूब गया। अब क्या होना है कि उसकी बॉडी क्या करती है, फिर उसको चेक करती है, समझ आ गई, उसकी बॉडी देखती है कि भाई ये सेट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है, इसको ठीक करो। तो बॉडी फिर क्या करती है, वेजोडाइलेटर को, वेजोडाइलेटर हमारे पास मेटाबोलाइट्स वगैरह होते हैं, उनको क्या कर देती है, इनहांस कर देती है। उनके इनहांस होने की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन आयन वगैरह हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इनके ज्यादा होने की वजह से, अच्छा इसमें सॉरी एक उल्टा बता रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये आ गया हमारे पास जो कम हो रहा है, दूसरा क्रोनरी ब्लड फ्लो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ऑब्वियसली सी बात है हार्ट की आउटपुट कम हुई तो ये भी कम हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता है कि जब हार्ट की हार्ट की ठीक है आउटपुट कम होनी है, अब इसने कनेक्ट करना है भाई रेस्पिरेशन से। जब हार्ट की आउटपुट कम हुई, लंग्स से ऑक्सीजन भी क्या आनी है, कम। जब ऑक्सीजन कम होनी है तो आपको पता है लैक्टिक एसिड क्या होना है, ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होना है, ठीक हो गया, अब ये एक्चुअल में अफेक्ट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को, और साथ ही साथ में वेजोडाइलेटर, यानी ये जो ब्लड प्रेशर का कम होना वेजोडाइलेटर को एक्टिव करता है। वेजोडाइलेटर क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आप कह लें, ठीक है। उस सूरत में क्या होता है कि ब्लड का जो प्रेशर है ये हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, हाई, और फिर बॉडी की आउटपुट ज्यादा होती है, और आउटपुट जो है ये हमारे पास इनहांस हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मजे की बात भी है। वो मजे की बात क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये वाला जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा, मतलब अगर उनको चोट लगी है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये थोड़े रेयर केसेस होते हैं, आप ये कह लें रेयर की बजाय आप कह सकते हैं कम केसेस ऐसे, ठीक है, यानी जिनके अंदर क्या होगा कि अगर कोई कट लग गया है उनको या कुछ इस तरह से हुआ है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक हो गया। तो ये एक चीज है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, इसका उल्टा क्या है, अब देखें, यहाँ पे हमने इसको देखा जी कि हमारे पास एक और इसमें इसी के अंदर ही भी हमारे पास एक चीज सॉरी आ जाती है, वो क्या है, हिमोरेज हमारे पास अगेन हुआ, हिमोरेज, ब्लड प्रेशर डाउन, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये इसी का इफेक्ट जो है वो आ रहा है, ठीक हो गया। अब इस सूरत में हमारे पास क्या हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन एक तो स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, ये रीअब्जॉर्प्शन आपको पता चलेगी जब हम पढ़ेंगे ना किडनीज, ठीक है, किडनी, तो किडनीज के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो ब्लड है उसको जो है वो क्या किया जा रहा होता है, फिल्टर किया जा रहा होता है। जब ब्लड को वो फिल्टर करता है ना, तो ब्लड को फिल्टर करते हुए हमारे पास जो है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करते हुए हमारे पास क्या होता है
कि वो ज्यादा सॉल्ट्स को हमारे पास जो है वो क्या करता है, ले लेता है। यानी सॉल्ट्स को ज्यादा, सॉल्ट्स कहाँ आ जाएंगे, ज्यादा ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जब ब्लड के अंदर सॉल्ट्स आएंगे, आपको पता है सल्यूट जो है वो ज्यादा हुए तो ब्लड का प्रेशर जो है वो हमारे पास नॉर्मली क्या होना शुरू हो जाएगा, सॉल्ट कम, सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, कम। अच्छा, रीनल कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा और एंडोजिनस वैसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस ऐड हो जाती हैं इसमें, कैचकोलामाइन, वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन्स हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन इज एक्चुअली अदर नेम फॉर एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हम दोबारा पढ़ेंगे, ये जो चीज अभी मैंने बताई है ना आपको, ये स्पेशली ये जो रीनल कंजर्वेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एंडोजिनस कंट्रोल है, ये सारा हमने आगे जब हमने किडनी पढ़ना है उसके अंदर हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ना है, उसके अंदर भी हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या हो रहा था हमारे पास कि ब्लड हिमोरेज हुआ, हिमोरेज के रिजल्ट में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, इसी तरह हार्ट आउटपुट कम हो गई। ठीक है, इसी तरह कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम हो गया। ठीक है, इसका इफेक्ट किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वैसोडायलेटर मेटाबोलाइट ज्यादा हो गया और लैक्टिक एसिड, यानी कि आप कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो, उसका रिजल्ट में फिर उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लड प्रेशर को इनहांस कर दिया जाता है, पॉजिटिवली आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ब्लड प्रेशर यहाँ पे, अब ये देखेगा यहाँ पे क्या हुआ, हीमोरेज, ठीक है, दैट लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, और वेजो कंस्ट्रिक्शन इसके रिजल्ट में स्टार्ट हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, यानी मैक्सिमम फ्लूइड को जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है, रीनल कंजर्वेशन यानी किडनी से जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कराई जाती है, और कुछ वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लाइक कैचकोलामाइन और वेजोप्रेसिन। अच्छा, आगे देखेंगे हमारे पास, अच्छा यहाँ ये भी बड़ी मजे की एग्जांपल है, ये देखें जरा आप, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्टर में इसको नंबर लिख देता हूँ 1। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल आरबीसी, ठीक है, होम्योस्टेसिस है हमारे पास, नॉर्मली रेड ब्लड सेल हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं। अब सर्कुलेटिंग इन द ब्लड फ्लो, अब हुआ ये हमारे पास हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन कम हुई, ये क्या करेगी, कोशिश करती है ब्लड का जो सर्कुलेशन चल रही होती है उसको ज्यादा कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। उसका रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, हेम प्रोटीन कन्वर्टेड टू डीऑक्सी कन्फर्मेशन, यानी अगर एक्सट्रीम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहे उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, कि हेम प्रोटीन जो है ये डीऑक्सी आप कह सकते हैं कन्फर्मेशन, यानी डीऑक्सी कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है हमारे पास कि जो उसकी कन्फर्मेशन है वो हमारे पास डीऑक्सी स्टेट में जो वो चली जाती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन और दूसरी डीऑक्सीजनेशन, ये डीऑक्सीजनेशन में चली जाएगी, वो ऑक्सीजन ही नहीं होगी सीएम के पास। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है किसको, कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, किडनीज जो प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ये बस आपने एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल याद रखनी है, ठीक है, इसको बिल्कुल वो एक अपने मतलब एक माइंड में बिठा लेना है, इसको वो फुल जरूरत रटा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ना हो कि जी इसको याद करते रहे और अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो आपने इसको फॉर यूएचएस और अदर टेस्ट जो अपने माइंड में इन चीजों को बिठाना है। ठीक है, अच्छा, अब किडनी क्या करेगी, लिवर कमांड करती है बोन मैरो से, ये आरबीसी की प्रोडक्शन को क्या कर देती है, ज्यादा कर देती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, यानी अगर रेड ब्लड सेल का होंगे तो उसकी आप कह सकते हैं आरबीसी की हमारे पास जो है वो ये है, होम्योस्टेसिस है। अच्छा, आगे देखते हैं, अब ये भी एग्जांपल आपने ये एग्जांपल याद रखिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, उसमें वैसे ये टॉपिक हमने पढ़ना तो नहीं है क्योंकि उसका सिलेबस का हिस्सा नहीं है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या दिखाया क्या गया है इसमें, एक्चुअल में शोइंग द बर्थ ऑफ बेबी, यानी जब बेबी की बर्थ होती है तो उस सूरत में क्या मैकेनिज्म परफॉर्म होते हैं। अब याद रख लीजिएगा, एक्चुअल में होता ही है, हेड ऑफ द बेबी, ठीक है, हेड ऑफ द बेबी क्या करता है, पुश किया जाता है, इसको नंबर 1 लिख रहा हूं, पुश किया जाता है अगेंस्ट सर्विक्स। ठीक हो गया, सर्विक्स क्या होता है, आप इसको फिलहाल के लिए ये याद रख लें कि इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब जब बर्थ होनी होती है, ठीक है, उस सूरत में क्या होता है, मैं बल्कि इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि बना देता हूँ ताकि ना आप लोगों को एक आइडिया हो जाए अभी से ही। इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, लेट मी गो मूव टुवर्ड देयर। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी
ये हमारे पास है इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है इस रीजन्स में ओवरीज होती हैं, और इसके बाद जो है ये जो रीजन होता है इसको बाय द वे हम फंडस कह देते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ से क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये जो है वो रीजन है, ठीक हो गया। नाउ अब आपने याद रखना है कि ये एक्चुअल में वॉल होती हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ना, ये फंडस होता है, ये सारी होती है बॉडी, इसको बॉडी कहते हैं। उसके बाद ये जो नैरो ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग, दैट नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड एज सर्विक्स, ठीक हो गया। तो अभी से ही याद रख लें, हमारे पास फंडस, ठीक है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं इसको हम कहेंगे यूट्रस। यानी ये एक्चुअल में यूट्रस तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अब जो बेबी की बर्थ यानी बेबी का जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है ना, वो चल रहा होता है इस रीजन के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। यहाँ पे बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। अब होता ही है कि यहाँ से ये फर्ज करें बेबी का हेड है, ज्यादा बड़ा बन गया है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि, ओके, ये हमारे पास है। अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ जी कि हमारे पास, ठीक है, ये जी हमारे पास आ रहा है ये। अब यहाँ से ये बेबी का हमारे पास, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ जी हेड है, और ये इसकी टांगे शांगे हैं और ये सारा। अब जब बर्थ होनी होती है ना, तो ये इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, इसको ब्रेक एक तो किया रहता है, दूसरा क्या होता है कि ये जो हेड होता है, इस हेड को इस दीवारों के साथ बार बार जो है ना, जब पुशिंग की जा रही होती है, डिलीवरी का केस नॉर्मल चल रहा होता है, उस केस में क्या होता है कि ये जो हेड है ये इसकी दीवार से क्या करता है, अटैच करता है, यानी स्ट्राइक करेगा। ये रीजन कौन सा है, सर्विक्स का रीजन है, ठीक है। अब आपको क्लियरली आइडिया होगा कि हमारे पास ये किस तरह से जो वो चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं इसको बस लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अब देखिए, हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, ठीक हो गया। यहाँ से उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, नर्व इंपल्स फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। अब क्या होगा कि वो जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, वहां से क्या होता है, इंपल्सेस जनरेट होती हैं और उसको भेजा जाता है ब्रेन तक। अच्छा, ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, स्टिमुलेट होके तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन कैरिड ब्लड स्ट्रीम। अब ये क्या करेगा, ये आके सीधा ना सर्विक्स को, यानी जो मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ाया है, यहाँ बताया है ये वाला, अब जो ऑक्सीटोसिन है ये सीधा आके अफेक्ट करेगा किसको, जो सर्विक्स की वॉल है इनको, और इनको क्या करता है, एक तो स्ट्रेंथ देता है, दूसरा इसको असिस्ट करता है ताकि ये डायलेट होके डिलीवरी नॉर्मली कर दे। अक्सर औकात जब डिलीवरी के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं मदर को, ताकि जो डिलीवरी का प्रॉब्लम है वो इजीली जो वो हो सके। अच्छा, इसी को हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, एस्ट्रोजन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द ओवरीज, इंड्यूस एक्सोटोसिन रिसेप्टर यूट्रस में करते हैं, ऑक्सीटोसिन हाई हुआ, इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया यूट्रस को, ठीक है, प्लेसेंटा को, और प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, ठीक हो गया। और ये क्या करता है, यूट्रस को फर्दर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मैसेज करता है ताकि बेबी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मली आसानी के साथ हो सके, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आगे हमारे पास जो है वो लास्ट एग्जांपल आ रही है होम्योस्टैसिस की, ठीक हो गया। और इसके बाद हम जो है इस फिलहाल जो है वो इस लेक्चर को जो है वो एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट हमारे पास जो है इसमें आ रहा है ब्लड प्रेशर की रेंज। इसमें मैं इसको बस स्पीड से बता देता हूँ, ये आप लोगों ने ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिया हुआ है। अब ब्लड प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, हाई। ब्लड प्रेशर की हाई होने की वजह से बैरो रिसेप्टर, बैरो आपको पता है ब्लड जो प्रेशर होता है ना उससे रिलेटेड है, तो उसमें क्या होता है कि बैरो रिसेप्टर लगे होते हैं कैरोटिड साइनसेस के अंदर, ठीक है, ये सेंस करते हैं, और उसके बाद इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट की जाती हैं, और हमारे पास कार्डियो एक्सेलरेटरी होते हैं वगैरह, इनहिबिटर वगैरह होते हैं, वैसोमोटर वगैरह, वो क्या कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुआ तो ये सारे क्या करेंगे, उनको इनहिबिट करके
ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को, इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको, ये देखें, ये बाहर की तरफ एरोज है, ये शो कर रहे हैं डायलेट, वेजो डायलेशन कर दी जाती है। तो इस सूरत में क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर जो ज्यादा हुआ था वो क्या हो जाएगा, एक इतनी थी ये ब्लड वेसल इंक्रीज करेगी, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो गया और नॉर्मली अपनी उसी रेंज में आ गया। ठीक है। और उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। इफ द ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, इन द रिजल्ट क्या होगा, अगेन बैरोरिसेप्टर्स को सेंस करते हैं, ब्रेन के थ्रू ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, सिंपैथेटिक, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ये सारी जो चीजें हैं इनको जो है वो ज्यादा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं, आगे टाइप्स वगैरह स्टार्ट हो रही है उसको बाद में देखेंगे। मैं आपको या अंदाजा कर लें कि कितनी सारी एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू करूँ ना, तो फर्स्ट ईयर का जो हमने सिलेबस पढ़ा है उसके अंदर नंबर ऑफ एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल जो है वो यहाँ पे पुट किए हैं। नाउ देयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग अपने फर्स्ट ईयर की बुक में जहां जहां से आपको होम्योस्टैसिस की एग्जांपल मिलती हैं, आपने उनको जो है वो याद रख लेना है। ठीक हो गया। तो होपफुली आप लोगों को इस हवाले से जो है वो समझ आ गई होगी।